सबों को मेरा नमस्कार। परम पिता बाबा की जय। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे, जो प्राउड का मूलभूत सिद्धांत जो 5 है, वह क्यों देना पड़ा। जो पिछले दर्शन सब आए, उसमें क्या खामियां थी और कैसे कैसे आया, तो उसकी भूमिका हम लोगों ने देखा कि साम्य पूंजीवाद क्या था, साम्यवाद क्या था, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या था, सबको हम लोगों ने देखा। और जब त्रुटि का समाधान दूसरे किसी से नहीं हो सका, तो प्रौत प्रधान श्री प्यार सरकार को प्रौत देना पड़ा। तो यह 5 मूलभूत सिद्धांत जो हम लोग का है, जिसका पहला शुरू होगा आज, उसके पहले थोड़ा सा 2-3 मिनट में हम चाहेंगे कि प्राउट जो है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दे। तो जैसा कि हमारे आदरणीय राजेंद्र दादा लेते रहे हैं, उसी को थोड़ा सा पुनः हम इस परिप्रेक्ष्य में याद दिलाना चाहेंगे। ऑलरेडी आपको याद है, लेकिन विशेष रूप से फिर इस पर ट्रेस डालने के लिए हम फिर से पुनः 2-4 मिनट में हम बात करेंगे। तो जैसा कि जानते हैं कि प्राउट प्राउट क्या है? प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी का एब्रिविएटेड रूप है पीआर, प्रोग्रेसिव, यू फॉर यूटिलाइजेशन, टी फॉर थ्योरी। और ये एक नया सिद्धांत है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सिद्धांत है, जो कि अध्यात्म पर आधारित है। इसके प्रोपाउंडर, जो प्रणेता है, श्री पी आर सरकार है। उन्होंने 1959 में दिया था। अब यह जो है प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी है क्या, कि प्राउट है क्या? तो यह ऐसा थ्योरी है जो कि सभी स्थूल सूक्ष्म कारण, यानी भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक जो भी है, सभी संपदा, क्रूड, सटल और काउजल जो है, सभी को प्रोग्रेसिव तरीके से, प्रगतिशील तरीके से यूज करना, उपयोग करने को ही हम कहते हैं प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी, प्रगतिशील उपयोग तत्व। अब यह प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी जो है, जैसा कि हम जानते हैं, सुन चुके हैं, ये अध्यात्म पर आधारित है, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल फिलोसफी है। तो यह जो है, तो हम लोग को देखना क्या है इसमें, ह्यूमन लाइफ इज नॉट एन आइसोलेटेड फैक्टर। हम अकेला केवल मनुष्य को हम देख ले, उस मनुष्य के जीवन को देख कर चलेंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। इट इज इंटरकनेक्टेड विथ ऑल द एक्सप्रेशन ऑफ द यूनिवर्स। यह जो विश्व में, दुनिया में जितने भी प्रकार के एक्सप्रेशन है, सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं। इसलिए सभी का ख्याल रख के हम काम करेंगे, तभी जाके सभी का सुरक्षा होगा। हम अकेला किसी को लेकर नहीं चल सकते। ऑल द कलेक्टिव एक्टिविटीज ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी, जितने भी एक्टिविटी ह्यूमन सोसाइटी, जैसे कि सोशल सिस्टम की बात करें, पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें, इकोनॉमिक सिस्टम की बात करें, हम किसी को भी अकेले नहीं देख सकते। इन द अपेरेंट डाइवर्सिटी ऑफ द यूनिवर्स, इस जो जो यूनिवर्स जो मेरा क्या है, जो विचित्रता से भरा हुआ है, डाइवर्सिटी है, और उसमें क्या है, देयर इज ए स्ट्रॉन्ग इनविजिबल कॉस्मिक लिंक ऑफ यूनिटी। कॉस्मिक के साथ, कि परमात्मा के साथ, ब्रह्म के साथ, भूमा सत्ता के साथ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ऑल आवर कलेक्टिव एफर्ट शुड बी टू स्ट्रेंथन दिस यूनिटी। और इसी यूनिट को हमको क्या करना है, सब मिलके क्या करना है, मजबूती प्रदान करना है। तो प्राउड जो है, नॉट ओनली गिव्स ए प्रोग्रेसिव सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम। प्राउड केवल हमको प्रगतिशील सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सिस्टम के बारे में ही नहीं बताता है, और वह सिस्टम ही नहीं देता है, बल्कि इट प्रोपाउंड्स एन आइडिया by adhering to which a new coherent dynamism in society can be created। बल्कि यह क्या करता है, प्राउड एक स्पष्ट, क्लियर कट, गतिशील सामाजिक निर्माण का
संधान भी देता है यह, किस प्रकार से यह समाज अच्छा बन सके। आजकल क्या होता है, एज द नेम सिग्निफाई द कंसेप्ट प्रोग्रेस इज वेरी यूनिक इन प्लॉट फिलोसफी। और यह जो प्रोग्रेसिव जो हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेसिव रिलेशन थ्योरी, ये प्लॉट फिलोसफी में जो है यह प्रोग्रेस का कंसेप्ट जो है बहुत विशेष प्रकार का होता है, एक अलग ढंग का है। जो आज के दौर में प्रोग्रेस की बात हम करते हैं वैसा नहीं, यह प्लॉट विशेष प्रकार की बात करता है प्रगति का, प्रोग्रेस का। आजकल क्या है, टूडेज क्रिटेरियन ऑफ प्रोग्रेस इज कन्फाइंड टू एक्सेसिव स्ट्राइविंग फॉर मटेरियल वेल्थ। आजकल हम लोग क्या लगाते हैं, विकास का मतलब, प्रगति का मतलब, या डेवलपमेंट का मतलब कि कितना हम भौतिक संपदा को हम अर्जन कर सके। डिसेंट लाइफ मीन्स होता है क्या, आजकल अच्छा जीवन मतलब होता है एना फिजिकल एम्यूनिटी, पूरा अच्छा खासा भौतिक संपदा से एकदम सुख संपन्नता रहे, भौतिक भौतिकता से भरा हुआ रहे जीवन। सक्सेसफुल लाइफ का मतलब होता है सोशल स्टेटस और सोशल वैल्यू, कि मेरे पास सोशल स्टेटस कितना है, कार गाड़ी घोड़ा कितना मेरे पास है, उसी से आका आता है कि बहुत बड़ा सोशल स्टेटस का है आदमी है। तो सक्सेसफुल लाइफ मीन्स होता है सोशल स्टेटस और सोशल वैल्यू। दिस इज द रीजन व्हाई द होल वर्ल्ड इज इंगेज्ड इन ए मैड आर्म्स रेस फॉर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डोमिनेशन। और इसी कारण से पूरा दुनिया जो है इसमें एकदम रस घोड़दौड़ लगा रहा है। वह इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डोमिनेशन, किस प्रकार से राजनीतिक हम प्रभुता संपन्न आदमी हो जाए, कितना आर्थिक स्थिति मेरा मजबूत हो जाए, इसी में लगा हुआ पूरा दुनिया। क्योंकि इसी से समझा जाता है कि सोशल स्टेटस सोशल वैल्यूज मेरा बढ़ेगा, इसी से, इसी पर मेरा सब कुछ, वो अब मेरा ये वैल्यू बढ़ेगा। द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स इंडस्ट्रीज एंड वार मटेरियल्स हैव बिकम द मेजरिंग स्टिक ऑफ प्रोग्रेस। और दुनिया में जितना भी देश है वो समझ रहा है कि मेरा प्रोग्रेस का मेजरिंग मेजरिंग जो रोड होगा वह क्या होगा, अधिक अच्छा हम रोड बना ले, इंडस्ट्री लगा ले, वार मटेरियल्स जो भी है वह सब हम कितना बना ले, वही उसका प्रोग्रेस का होता है। ठीक है, यह भी है जरूरी, लेकिन साथ साथ हमको और चाहिए कि इसी पर केवल कन्फाइन नहीं हो जाना है, अपने को सीमित नहीं कर देना है। तो आजकल जो समझाया जाता है इतने भर समझाया जाता है कि मेरे देश में, समाज में, दुनिया में, शहर में ऐसा व्यवस्था हो जाए, बस हो गया प्रोग्रेस। ह्यूमन वैल्यूज, फाइनल सेंटिमेंट, इमोशन कैरी वेरी लिटिल वैल्यू इन मॉडर्न मैकेनाइज सोसाइटी। और आजकल का जो है मैकेनाइज सोसाइटी जो हो गया है, जो डेवलपमेंटल सोसाइटी, विकासशील सोसाइटी की बात जो हम करते हैं आज की दुनिया में, वह क्या है, ह्यूमन वैल्यूज, मानवीय मूल्य क्या है, फाइनल सेंटिमेंट क्या है, ममता, सहानुभूति, अभिलाषा, आकांक्षा, और यह दूसरे प्रति जो दया भाव, ये सब जो फाइनल सेंटिमेंट है, इमोशन भाव जो है, भाव जो है, ये सब जो है, सो उसका कोई ज्यादा महत्व नहीं है आज की दुनिया में। मेटेरियल एंजॉयमेंट हैज बिकम द क्रिटेरियन ऑफ लाइफ। और मेटेरियल भौतिकवादी जो है, जो जो भौतिकता के ओर भाग रहा है, वही मेन मान समझ लिया है कि दुनिया का गोल यही है। ऑब्जेक्टिव आउटलुक हैज बिकम द फिलोसफी साइकोलॉजिकल ट्रेंड ऑफ टुडे। और जो ऑब्जेक्टिव वस्तुवादी जो विचारधारा है उसको लेकर ही समझता है कि आजकल दुनिया में यही सब कुछ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। द इनएविटेबल रिजल्ट इज दैट ह्यूमन इमोशंस एंड फाइनल सेंटिमेंट्स आर डाइंग। और जो हम लोग को जरूरत का चीज है, मुख्य जो मनुष्य का जो इमोशन है, फाइनल सेंटिमेंट है, दया भाव वगैरह, ममता वगैरह है, सहानुभूति, ये सब जो है आज के समाज में मर रहा है। ह्यूमन रिलेशंस आर ब्रेकिंग डाउन, ब्रिंगिंग डिजास्टर्स इफेक्ट इन बोथ सोशल लाइफ एंड फैमिली लाइफ। और जो मनुष्य का जो एक जो संबंध होता है, पारिवारिक सामाजिक संबंध होता है, वो तेजी से क्या हो रहा है, टूट। दिस रॉन्ग कंसेप्ट ऑफ इंडिविजुअलिज्म बोर्न आउट ऑफ मटेरियल वैल्यूज। और यह जो कंसेप्ट आ गया है, नया कंसेप्ट की, यही दुनियादारी भौतिकता के दुनिया में हम जितना आगे बढ़ जाए, यह जो कंसेप्शन है जिससे क्या हो गया है कि यह बहुत खतरनाक हो गया है।
वो पूरे समाज का, परिवार का, समाज का जो बैकबोन है, रीढ़ है, वह इस कारण से टूट रहा है। नजदीक रहते हुए भी ग्लोबल विलेज तो कहते हैं, यहाँ बिछावन पर सोए हुए आदमी के साथ भी लगता है कि हम दूर में हैं, भौतिकता के चकाचौंध के कारण। So called new ideas are considered progressive without measuring their effect on the individual or collective life. इसलिए तथाकथित जो नया आइडिया है आर कंसिडर्ड प्रोग्रेसिव, उसी को मान के चलता है प्रोग्रेसिव, विदाउट मेजरिंग द इफेक्ट ऑन द इंडिविजुअल कलेक्टिव लाइफ। कि इस नया जो व्यवस्था है, नया जो विकास की बात करते हैं, वह किसी व्यक्ति पर, किसी सामाजिक समूह पर या परिवार पर, समाज पर बिना इसका केयर किए हुए और इसका ही तथाकथित विकास को ही विकास कहा जाता है। डेवलप्ड फ्रॉम ए प्योरली मेटेरियलिस्टिक आउटलुक, दे अटरली डिसरिगार्ड कलेक्टिव वेलफेयर। और क्या होता है, डेवलप्ड फ्रॉम ए प्योरली मेटेरियलिस्टिक आउटलुक, जो भौतिकवादी जो दृष्टिकोण है, उससे जो आदमी जो आगे बढ़ रहा है, वह क्या करता है, कलेक्टिव वेलफेयर को, जो सामूहिक, जो मेरा सामाजिक जो कल्याण है, उसको नजरअंदाज कर रहा है। एट द सेम टाइम dogmas and outdated ideas are keeping human beings in checks। और इतना ही नहीं, ये सब तो आधुनिक चकाचौंध के साथ साथ क्या आता है, रंग बिरंग का जो है, या अंधविश्वास है, आउटडेटेड जो पुराने जो समाप्त हो चुके हैं, आउटडेटेड जो आइडियाज है, वो सब भी क्या करता है, आज के मनुष्य को बांध के रख दिया। So at the very outset, it is essential to define the term progress in the clearest term। इसलिए इसको जो विकास हम लोग कहते हैं, वास्तविक विकास नहीं है। इसलिए हमको क्लियर टर्म में विकास को, प्रोग्रेस को समझना पड़ेगा। तो हम विकास कहेंगे किसको? तो हम जान चुके हैं कि हम प्रगति कहते हैं, प्रोग्रेस कहते हैं, तो कहते हैं प्रकृष्ट रूपेण गति इति प्रगति। तो प्रकृष्ट रूपेण गति मतलब क्या होता है, प्रॉपर, प्रॉपर मूवमेंट। जो स्पीड मेरा होगा, मूवमेंट हो कैसा होगा, तो प्रॉपर मूवमेंट होगा। अब प्रॉपर मूवमेंट क्या है, द मूवमेंट टुवार्ड्स परफेक्शन इज प्रॉपर मूवमेंट। और जो गति होगा वह परफेक्शन के तरफ होगा, तो वही प्रॉपर मूवमेंट होगा। दिस होल यूनिवर्स इज वाइब्रेशनल, द ओशन ऑफ वेव्स। और हम जानते हैं कि पूरा यूनिवर्स क्या है, तरंगों का समाहार है। द नेचुरल फ्लो ऑफ मूवमेंट ऑफ वेव्स इज सिस्टेल्टिक फ्रॉम कर्व्ड लैंड टू स्ट्रेट लैंड। और हम जानते हैं कि नेचुरल मूवमेंट जो होता है वेव का, वह संकोच विकास ही होता है, कर्व्ड लाइन से सरल रेखा की तरफ, वक्र रेखा से सरल रेखा की तरफ, फ्रॉम इम्परफेक्शन टू परफेक्शन। अपूर्णता से पूर्णता की ओर गति को हम कहते हैं प्रगति। सो प्रकृष्ट रूपेण गति और प्रगति मीन्स हुआ मूवमेंट टुवार्ड्स परफेक्शन और परफेक्ट मूवमेंट। तो प्रकृष्ट गति मतलब हो गया कि परफेक्ट मूवमेंट की तरफ गति को हम कहते हैं प्रगति, यानी एन अनहिंडर्ड मूवमेंट, यानी कहीं रुकावट होने वाला नहीं मूवमेंट। परफेक्ट मूवमेंट और अनहिंडर्ड मूवमेंट इज नेवर पॉसिबल इन द फिजिकल और साइकिक वर्ल्ड। और ये जो परफेक्ट मूवमेंट होता है या अनहिंडर्ड मूवमेंट होता है, कभी भी फिजिकल और साइकिक वर्ल्ड में नहीं होता है। इट इज ओनली पॉसिबल इन ए स्पिरिचुअल स्टेट। केवल ये आध्यात्मिक स्तर पर ही विकास, प्रोग्रेस होता है, प्रगति होता है और परफेक्ट मूवमेंट होता है। Hence, systematic channelization of physical potentially towards psychic and psychic towards a spiritual flow alone is the real progress और प्रगति। इसलिए हम लोग का जो जो चैनलाइजेशन है, कैनलाइजेशन होना चाहिए कैसा, फिजिकल पोटेंशियल से कन्वर्सन है साइकिक पोटेंशियल में, साइकिक से हमको स्पिरिचुअल फ्लो की तरफ को ही हम कहते हैं रियल प्रोग्रेस। इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, इन दिस रिलेटिव यूनिवर्स एवरीथिंग इज चेंजिंग फेनोमेना। इस दुनिया में प्रत्येक चीज क्या है, परिवर्तनशील है। एवरी ऑर्गेनिज्म चेंजेस टाइम प्लेस एंड प्लेस। और प्रत्येक जो है जीव जो है, तो समय के साथ, टाइम प्लेस पर्सन के साथ वह परिवर्तनशील है। एनी रिलेटिव मोशन इज सिस्टेटिक इन नेचर। संकोच विकास की कोई भी मूवमेंट होता है। साइंटिफिक इन्वेंशन हो गया,
ideas, thought, system, laws, all have to change with changes in time, place and person. ये जितने भी चीज हम लोग जान चुके हैं, कोई भी इन्वेंशन, आइडियाज, विचार, थॉट, जितने भी चीजें लॉ है, सभी समय के साथ, देश काल पात्र के साथ परिवर्तनशील होते हैं। मेरे चेंज डज नॉट ऑलवेज इंटर प्रोग्रेस। और जितना चेंजिंग हो रहा है, हम केवल इसको नहीं कह सकते प्रोग्रेस। देयर शुड बी सम अदर सिग्निफिकेंट क्राइटेरिया। और उसका क्या अलग सिग्निफिकेंट क्राइटेरिया होना चाहिए प्रोग्रेस का, जो जस्ट हम देखे हैं। द वर्ड प्रोग्रेस डिनोट्स प्रॉपर मूवमेंट। कि प्रॉपर मूवमेंट होगा, उसी को हम कहते हैं प्रोग्रेस। इट इज डायनामिक एंड एट द सेम टाइम हैज ए डेफिनेट गोल। और प्रोग्रेस जो हम करेंगे, उसका एक गोल होगा। तो गोल हम देखें क्या, भौतिक से मानसिक, मानसिक से आध्यात्मिकता के गोल की तरफ हम जाएंगे, यानी परमात्मा की तरफ जो हमको गति ले जाएगा, उसी को हम प्रगति कहेंगे, उसी को हम प्रोग्रेस कह सकते हैं। आफ्टर ऑल, टुवार्ड्स व्हिच डायरेक्शन इज द मूवमेंट। और सब कुछ के बावजूद भी क्या होता है, टुवार्ड्स व्हिच डायरेक्शन इज द मूवमेंट। तो जान रहे हैं कि किधर होगा, तो जिधर परमात्मा की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाएगा, वही हुआ प्रोग्रेस। ह्यूमन प्रोग्रेस इज डायरेक्टली रिलेटेड विथ इवोल्यूशन ऑफ ऑल एनिमेट ऑब्जेक्ट। और हम जानते हैं ह्यूमन प्रोग्रेस जो होता है, वह सभी, चाहे एनिमेट हो चाहे इनएनिमेट हो, सजीव हो या निर्जीव हो, सब इवोल्यूशन के माध्यम से विकास करता है। इन ह्यूमन लाइफ में, और इन कलेक्टिव लाइफ में, और इन ऑल एनिमेट वर्ल्ड में, जो भी जीवित प्राणी सत्ता है, देर आर थ्री एस्पेक्ट होता है, फिजिकल, साइकिक, स्पिरिचुअल। प्रोग्रेस मीन्स हार्मोनियस मूवमेंट ऑफ ऑल द थ्री एस्पेक्ट्स। यानी सबों में क्या करना है, समभाव से, है ना, हार्मोनियस मूवमेंट होना चाहिए तीनों एस्पेक्ट में। प्रोट इज ए सिस्टमेटिक synthetic philosophy which ensures such harmonious evolution all aspects of individual and collective life। और यही जो है प्राउड जो है, कि हमको इंडिविजुअल कलेक्टिव लाइफ में ऐसा हार्मोनियस इवोल्यूशन देता है। फ्रॉम द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ मॉरलिज्म, हम जानते हैं कि अध्यात्म का जो नींव होता है, प्रारंभिक जो कदम होता है, वह नैतिकता से होता है। तो फ्रॉम द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ मॉरलिज्म टू द एस्टेब्लिशमेंट इन द कॉस्मिक, कॉस्मिक में, भूमा सत्ता में जो एस्टेब्लिशमेंट होता है, सो यह जो यहाँ से लेके मॉरलिज्म से लेके जो फर्स्ट स्टेप से लेके कॉस्मिक तक में, जो ये कंसर्टेड एफर्ट है कि दोनों के बीच को गैप को समाप्त करने का, यह जो सीमाहीन प्रयास चलता रहता है, उसी प्रयास को कहते हैं सोशल प्रोग्रेस हो रहा है। एंड द कलेक्टिव बॉडी ऑफ दोज हु आर इंगेज इन दिस कंसर्टेड इफेक्ट। और जिसमें इस प्रकार के प्रयास में जो कलेक्टिव बॉडी, जो समूह, जो जो लगा रहता है इस गैप को पर विजय प्राप्त करने के लिए, उसी को कहते हैं हम सोसाइटी। अब प्रोग्रेस है, तो हम क्या है कि यह कि हम देखें कि प्रोग्रेस, हम मतलब कि बाकी तो समझ गए कि हम जाएंगे स्पिरिचुअलिटी तरफ प्रोग्रेस होगा, लेकिन उसके साथ और कुछ चीज को हम लोग जानना चाहिए। विद द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हम अधिक से अधिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, when the method utilization of all crude, subtle and spiritual potentiality go on changing with a view to save time। जब हम किसी चीज का इस्तेमाल करते हैं साइंस टेक्नोलॉजी का, तो इस व्यू से इस्तेमाल करते हैं कि हमारे समय का और ऊर्जा का बचत हो। एंड व्हेन दिस सेव्ड टाइम एनर्जी आर यूटिलाइज्ड इन चैनलाइजेशन ऑफ लेटेंट क्रूड, subtle and causal potential towards a spiritual flow, then alone it is called progressive utilization theory। और जब हम साइंस का इस्तेमाल करके, जब हम क्या करते हैं, अपने समय का बचत करते हैं और उसको हम लगा देते हैं कहाँ पर, तो लेटेंट क्रूड, सटल एंड कॉजल पोटेंशियल को स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल फ्लो की तरफ, तभी जाके हम कहेंगे प्रोग्रेस। अब मान लिया जाए समय बचा और लगा दिया हम सुख सुविधा में, अयासी में, तो हम उस व्यक्ति को नहीं कहेंगे प्रोग्रेसिव व्यक्ति, या उस समाज को प्रोग्रेसिव नहीं कह सकते। मान लेते हैं कि मान लिया जाए कि कोई, सपोजिंग एट प्रेजेंट मिस्टर एक्स पुल से साइकिल रिक्शा, मान लिया कोई आदमी है और साइकिल रिक्शा वह खींच रहा है, चला रहा है। इफ साइकिल रिक्शा इज रिप्लेस्ड बाय एन ऑटो रिक्शा, और ऑटो रिक्शा से उसको रिप्लेस कर देते हैं साइकिल रिक्शा को, देन मिस्टर एक्स सेव्स मच ऑफ हिज टाइम एनर्जी, उसका समय और ऊर्जा बचेगा। If he utilizes this saved time energy for psychic and spiritual upliftment, और तब बचे हुए समय को इस्तेमाल करता हुआ
साइकिक और स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट में, तब एलोन द यूटिलाइजेशन कैन बी कॉल्ड एज प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन। तभी कहेंगे कि यह जो है, यह जो यूटिलाइजेशन है वह प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन है, और तब कहेंगे उसमें विकास हो रहा है। इंस्टीड ऑफ दिस, इफ यूटिलाइजेज हिज सेव टाइम एनर्जी ओनली फॉर वर्ल्डली प्लेजर्स, यदि वह समय उसमें न लगा के स्पिरिचुअल ऐसा की प्रोग्रेस में न लगा के और लगा दिया वर्ल्डली प्लेजर्स में, सांसारिक दुनिया के सुख मौज में, मेरीमेंट में, इट इज नॉट ए प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन। तो हम उसको प्रोग्रेसिव नहीं कहेंगे। ऑल्दो इट इज ए मेटेरियल चेंज, मेटेरियल चेंज हो गया, लेकिन चेंज इज नॉट दैट ऑफ प्रोग्रेसिव नेचर, लेकिन प्रोग्रेसिव नेचर में यह चेंजिंग नहीं हुआ। तो प्रोग्रेसिव का मतलब है कि जो समय बचा रहे हैं जिस चीज के लिए, साइकिल और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का गोल प्राप्त करने के लिए, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ने के लिए, और उस समय का इस्तेमाल हम इसमें न करके हम कर देते सुख मौज में, तो वास्तविक हम उस व्यक्ति को नहीं कहेंगे प्रोग्रेसिव, और समाज को प्रोग्रेसिव नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए प्रोग्रेसिव का भावार्थ हमको विशेष रूप से समझना था, इसलिए हम थोड़ा समय लिया। अब हम देखेंगे आगे मूल विषय पर हम लोग आवे, तो हम देखें कि श्री पी.आर. सरकार ने जो पहला मूलभूत सिद्धांत दिया, तो हम देखेंगे। तो एक चीज हम यहाँ पर कहना चाहेंगे कि ऐसे तो पुस्तक में नहीं देख पाते हैं हम लोग, लेकिन क्या है कि हमारे प्राउड के एडिटर रहे हैं आदरणीय अमरनाथ दादा, जो हिंदी प्राउड के एडिटर रहे हैं। तो ऐसा ही एक बार चल रहा था कि यह प्राउड का जो 5 मूलभूत सिद्धांत है, तो रात्रि का बेला था, बाबा के नदी को बैठे थे, और वह खुद अमरनाथ दादा उस वक्त में अवधूत थे। तो उनके नजदीक में चर्चा चला मूलभूत सिद्धांत का, तो बाबा कहे कि मूलीभूत सिद्धांत बोलोगे, या क्या 5 जो मूलभूत सिद्धांत है उसको बोलोगे मूलीभूत सिद्धांत, जैसे सफलीभूत, फलीभूत, उसी ढंग से मूलीभूत बोलोगे। तो ये बाबा का था, उनके द्वारा मतलब कि कहा गया। और यह हम 2-3 दिन पहले भी उनसे, चूंकि पहले हमको जानकारी थी कुछ कुछ, तो हम उनसे मतलब कि डायरेक्ट हम पूछताछ भी कर लिए हैं। तो बाबा के द्वारा कहा, ऐसे पुस्तक में लिखा रहता है मूलभूत सिद्धांत, लेकिन बाबा के द्वारा कहा गया था मूलीभूत सिद्धांत, जो कि आदरणीय अमरनाथ दादा जो हिंदी प्राउड के एडिटर रहे हैं और हैं, उनके द्वारा बताया गया है। तो मूलीभूत भी हम लिख सकते हैं, बाबा के द्वारा कहा गया। अब आवे हम लोग प्राउड का मूल सिद्धांत। तो पहला मूल सिद्धांत है प्राउड का, समाजादेशेन बिना धन संचय अकर्तव्य। यह संस्कृत में है, जो कि फर्स्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल है प्राउड का, पहला मूलभूत सिद्धांत, समाजादेशेन बिना धन संचय कर्तव्य। और इसका हिंदी में अर्थ है, समाज की स्वीकृति के बिना धन का संचय नहीं करना चाहिए। समाज स्वीकृति देगा तभी धन का संचय करना है, अन्यथा नहीं करना। दूसरे उसी ढंग से इस बात को बोल सकते हैं, समाजादेशन बिना धन संचय कर्तव्य को, किसी व्यक्ति को समाज की स्पष्ट अनुमति या सहमति के बिना कि किसी प्रकार की भौतिक संपत्ति एकत्र करने या संग्रह करने की आज्ञा या अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। तो कोई व्यक्ति को समाज का स्पष्ट अनुमति, क्लियर कट, कोई एम्बिग्विटी नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, क्लियर कट, कोई भेग टर्म नहीं होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। और अनुमति, ऑलरेडी अनुमति वह आपको दिया गया है कि इतना आपको मिलेगा। और सहमति और अधिक लेना है तो आप अप्रूवल लीजिए, सहमति लीजिए। तो इसके अनुमति या सहमति के बिना हम किसी प्रकार की भौतिक संपत्ति, न कि मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति, भौतिक संपत्ति एकत्रित करने या संग्रह करने की आज्ञा अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह उसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं, नो इंडिविजुअल शुड बी अलाउड टू एक्यूमुलेट एनी फिजिकल वेल्थ विदाउट क्लियर परमिशन अप्रूवल ऑफ द कलेक्टिव बॉडी। कि कोई व्यक्ति को, वही बात है कि कोई व्यक्ति को बिना सहमति, अनुमति, स्पष्ट अनुमति, अनुमति के आपको भौतिक संपत्ति अर्जन नहीं करने दी जाएगी।
तो यह तीनों जो है, दादा संस्कृत, सॉरी, हिंदी, इंग्लिश, दादा इस तीनों को, एक क्वेश्चन हर है। प्रोटिस्ट को, यह तीनों को, हर प्रोटिस्ट को एकदम रट लेना चाहिए तोता की तरह। दादा If you park your question, at the end we'll be discussing. You note down चलो। somewhere. Please. Thank सर, you. हाँ दादा फिर लेकिन आगे का लेक्चर ही नहीं समझ में आएगा, इतना हाई फाई है। हाँ बोलिए। देखिए दीदी क्या है ना, हमको पूरा Okay. क्लास ले लेने दीजिए, और तब आपको नोट कर लीजिए, जो क्वेश्चन पूछना हो आप पूछेंगे, क्योंकि बहुत लंबा है। आज भी हमको समाप्त हो जाए तो बहुत बड़ी बात दादा आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन है। जब जहां से शुरू हो रहा है वो वही नहीं समझ में आएगा तो ठीक है, आगे अच्छा तो हाँ कुछ पूछ भी नहीं लीजिए। समझ। हाँ पूछ लीजिए दीदी। हम समझते हैं कि वो पूरा पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, पैराडाइम माइंड सेट तैयार हो रहा है, इसीलिए तैयार किया जा रहा है। आप पूछ सकते हैं, पूछ लीजिए, मन में इच्छा जिज्ञासा है तो हम नहीं दाबेंगे, आप पूछ लीजिए। थैंक यू दादा। दादा बाबा जी, जो बोले कि मूली मूली भूत बोलना है, तो मूली भूत का क्या मतलब होता है? सिंपल हिंदी में प्लीज बताइए, सिंपल मतलब क्या वाला। हो गया दीदी, उस पर जोर देना, बात समझिए इतना ही, कि पूरा जो दादा बताया ना कि प्राउड का, यह आत्मा, प्राउड का आत्मा मतलब क्या, पूरे समाज दुनिया का आत्मा, इसलिए जोर देने के लिए खास करके बोले मूली भूत। अच्छा, ठीक है। यही थैंक यू दादा, बस तो यही जो पूछना था। हम जो समझ रहे हैं, हाँ, हम जो समझ गई समझ मैं। रहे हैं उस पर ट्रेस डालेंगे। हाँ समझ जी। गई मैं, मतलब कि पूरा जो केंद्र है, पूरा जो फोकस है, हाँ उसको एक चीज पे लगाना है, उसी को शुद्ध हिंदी में हाँ मूली भूत बोलते हैं। राइट। हाँ। और इसी पांच के माध्यम से पूरे दुनिया का हम समाधान देते हैं, ठीक है, थैंक इसलिए यू एकदम दादा। core है, यह कोड प्लीज है कं एकदम। जी जी जी, थैंक यू धन्यवाद। दादा, प्लीज कंटिन्यू। जी। तो यह तीनों जो है, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश में है, वह तीनों को एकदम प्राउटिस्ट को कंठा रट लेना चाहिए। और रटा रहेगा तो क्या हुआ, ध्यान से आप कहीं बोल सकते हैं, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, अच्छा लगता है, और कहीं बोलने में भी इंप्रेशन अच्छा बनता है, इसलिए तीनों को रट लेना चाहिए। तो इसमें यह बात दिया हुआ है। अब हम देखें, वर्ड बाय वर्ड इसका मीनिंग देख ले, जानते हैं हम लोग सब, विशेष ने समाज मतलब सोसाइटी, मानव समाज। आदेशन मीन्स होता है और ऑर्डर, और बाय अप्रूवल, अनुमति। अब बिना मतलब विदाउट, बिना अनुमति के। धन मतलब वेल्थ, संपदा। संचय माने एक्युलेशन, संग्रह। और कर्तव्य माने शुड नॉट बी डन, नहीं करना चाहिए। तो यह कह रहा है, किसी व्यक्ति को समाज का स्पष्ट अनुमति, सम्मति के भौतिक संपत्ति एकत्र करने का या संग्रह करने का आज्ञा, अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अब इसका हम थोड़ा सा और बड़ा से समझ लें, अधिक से। क्या कहता है यह विश्व ब्रह्मांड सबों की सामूहिक संपत्ति, या जितने विश्व ब्रह्मांड में संपत्ति है, वह सबों की सामूहिक संपत्ति। इसे भोग करने का अधिकार सभी को है। अब यह संपत्ति जो है, जो भी संपत्ति आपके सामने है कि नहीं, स्थूल सूक्ष्म कारण जितने भी संपत्ति, विश्व ब्रह्मांड की सबों की सामूहिक संपत्ति है, इसे भोग करने का अधिकार सभी को है, किंतु अपव्यय, दुरुपयोग करने का अधिकार किसी को नहीं। यानी दुरुपयोग नहीं करे, भोग करना है, तो उपभोग करना है। यदि कोई व्यक्ति अतिरिक्त संपत्ति संग्रह करता है, संचय करता है, या आहरण करता है, कलेक्ट करता है, होर्डिंग करता है, जो भी करता है, इस दशा में वह प्रत्यक्ष रूप से समाज के अन्य व्यक्तियों की सुख सुविधा को ही खर्चित करता है। मतलब कि है 10 आदमी का खाना है, क्या आदमी खा ले, तो 9 आदमी परेशान हो जाएगा, वंचित हो जाएगा। इसलिए कहा जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति अगर कर लेता है संचय, तो सुख सुविधा दूसरे का ही, दूसरे को वंचित करता है सुख सुविधा से, उसका आचरण प्रत्यक्ष रूप से ही समाज विरोधी होगा। अब दूसरा वंचित कर रहा है, अपने अकेले सब कुछ कर रहा है, तो स्वाभाविक है उसके लिए समाज विरोधी हो जाएगा। इसलिए समाज की अनुमति के बिना किसी भी व्यक्ति को संपद संचय करने का मौका देना उचित नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मना किया जाता है। अब हम देखेंगे इसमें कि प्राउत के पहले मौलिक सिद्धांत जो है, उसमें इस सिद्धांत के अनुसार प्राउत संग्रह का अधिकार प्रदान करता है। प्राउत जो है सो क्या करता है, संग्रह का अधिकार प्रदान करता है, या संग्रह कहता है करने के लिए, परंतु संग्रह का नियमन, नियंत्रण करता है। ये कहता तो एक तरफ है,
लेकिन दूसरा करता है यह रिस्ट्रिक्शन करता है, नियमन करता है, नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है। समाज का स्पष्ट अनुमति या सहमति के अनुसार ही प्रौढ़ संग्रह का अधिकार बनाता है। और संग्रह जो कहता है करने के लिए उसमें समाज की अनुमति या सहमति होना जरूरी है। आगे है यह संपदा जो है, संपदा का मतलब क्या है? तो विश्व ब्रह्मांड के जितने भी चल अचल संपत्ति है सभी संपदा है। और ये संपदा 3 प्रकार के होते हैं। फिजिकल होता है, वेल्थ होता है, साइकिक वेल्थ होता है, स्पिरिचुअल होता है। भौतिक संपदा, मानसिक संपदा और आध्यात्मिक संपदा। भौतिक संपदा जो है लिमिटेड है कि नहीं? लिमिटेड है। और फिजिकल वेल्थ जो है अनलिमिटेड है, स्पिरिचुअल वेल्थ अनलिमिटेड है। अब यह भौतिक संपदा के संग्रह पर जो नियंत्रण करता है, रिस्ट्रिक्शन करता है, तो क्यों करता है? राइट टू एक्यूमुलेट मेटेरियल वेल्थ शुड बी रेस्ट्रिक्टेड, है ना? तो क्यों? क्योंकि यह विश्व ब्रह्मांड सबों की सामूहिक संपत्ति है। विश्व ब्रह्मांड क्या है? सबों की सामूहिक संपत्ति है। इसे उपभोग तथा उपयोग करने का समान अधिकार सभी को है। तो दुनिया में है तो सबों का है इसमें उपभोग करने का, उपयोग करने का अधिकार। विश्व की संपदा विशाल होने पर भी सीमित है, क्योंकि यह क्या है? विश्व का फिजिकल जो वर्ल्ड है वह क्या है? तो जान रहे हैं कि वह समय के साथ वो सब बनता है। तो विश्व की विशाल होने पर भी है पर पूरा दुनिया के बारे में जाने, उसको कौन रोकने वाला है? बहुत सारा है, उसको कोई कमी नहीं है। उसी प्रकार से आध्यात्मिक क्षमता जो है वो असीमित है। अतः प्राप्त इन दोनों प्रकार के संपदाओं पर कोई रोक नहीं लगाता है, क्योंकि अनलिमिटेड है दोनों, साइकिक और स्पिरिचुअल वर्ल्ड। लेकिन भौतिक संपदा जो है सीमित होने से उस संपदा के दुरुपयोग करने का अधिकार किसी को नहीं है। तो यह चूंकि फिजिकल जो है संपदा सेट जो है मेरा वह सीमित है, इसलिए इसको दुरुपयोग नहीं करने का अधिकार है किसी को। और यदि कोई भौतिक संपदा निश्चित सीमा से अधिक संग्रह कर लेता है तो वह क्या करता है? प्रत्यक्ष रूप में दूसरे व्यक्ति की सुविधा और प्रसन्नता में बाधक बनता है। अब समाज के कुछ ही व्यक्ति आदमी करेगा, उसका उपभोग करना शुरू कर देगा, बाकी वो वंचित कर देगा, तो दूसरे के लिए बाधक होगा। उसका आचरण प्रत्यक्ष रूप से ही समाज विरोधी है। इसलिए हम उसको कहेंगे समाज विरोधी काम कर रहा है, दूसरे को वंचित कर रहा है, दूसरे को कष्ट में डाल रहा है। इसलिए समाज की अनुमति के बिना किसी व्यक्ति को संपत्ति संचय करने का मौका देना उचित नहीं है। क्लियर बात है? तो दूसरे को कष्ट हुआ तो क्यों देंगे? तीसरे को है वहां पर किसी को देंगे, सुख सुविधा देंगे, दूसरे को वंचित करेंगे। अतः दूसरे किसी को हम व्यक्ति को भौतिक संपत्ति संचय करने का अधिकार नहीं देंगे, मौका नहीं देंगे। अतः निश्चित सीमा से अधिक भौतिक संपत्ति जुटाने का अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए। एक अप्रूवल के माध्यम से जो होगा उसको दिया जाएगा, लेकिन उससे अधिक नहीं। सीमा का निर्धारण समाज करेगा, और करेगा निर्धारण कौन? तो हम जानेंगे आगे। समाज करेगा, और समाज को कहेंगे सब आगे आएगा। सीमा का निर्धारण समाज करेगा। साथ ही प्राप्त अर्थव्यवस्था ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करेगी जिससे भौतिक संपदा संग्रह की अभिलाषा स्वतः समाप्त हो जाएगी। और फिर ऐसा व्यवस्था भी प्राप्त के अंतर्गत तो होगा कि भौतिक संपदा संग्रह करने का जो भूख लगा हुआ है वह भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। अब क्या है कि यह विश्व ब्रह्मांड सबों की सामूहिक संपदा है, तो इसका स्वामी कौन है? बात उठता है कि विश्व ब्रह्मांड सबों का कह रहे हैं सामूहिक संपत्ति है, तो इसका मालिक कौन है? ऑनरशिप किसका है? तो प्रौत कहता है कि पदार्थ शक्ति की घनीभूत अवस्था है। हम लोग जानते हैं कि भाई आकाश तत्व का घनीभूत हो गया, वायु तत्व का घनीभूत हो गया, अग्नि तत्व का घनीभूत हो गया, जल तत्व का घनीभूत हो गया, ठोस तत्व। तो उसी प्रकार से जो है पदार्थ क्या है? शक्ति का ही, एनर्जी का ही घनीभूत अवस्था है। और शक्ति क्या है? मन की व्यक्ति है। और मन विचार या मानसिक तरंग कहां से आया? चेतना से आया है। जैसा कि हम लोग का क्लास हो चुका है आइडियोलॉजी का क्लास, हर व्यक्ति को आइडियोलॉजी पढ़ना चाहिए कि कण कण में भगवान निवास करते हैं। तो कण कण में कैसे निवास करते हैं? कोई प्रवचन देने से नहीं, आइडियोलॉजी किताब बताता है कि भगवान कण कण में निवास करते हैं।
तो हम देख रहे हैं कि प्रौत वही कहता है कि चेतना से सब कुछ का हुआ है, दुनिया का सृष्टि का निर्माण पंच महाभूत से बना है, और उसी को बाएं दाएं उल्टा पुल्टा करके पूरा दुनिया में वस्तु बनता है। तो सब कुछ चेतना से आया है। तो चेतना से यानी परमात्मा से आया है, यानी मैटर माइंड और कॉन्शसनेस तीनों क्या दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो जहां से आया है, जिसकी उत्पत्ति है, तो वही उसका मालिक होगा। तो विजुअल एनालॉजी, मैटर जानता है कि वह भूमा मन के द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। जैसे गुड़िया जानती है कि वह धागों के नियंत्रण में नाच रही है, लेकिन भूमा मन भी जानता है कि वह चेतना के द्वारा बंधा हुआ उससे नियंत्रित हो रहा है। जैसे धागे जानते हैं कि वे मदारी के उंगलियों से बंधे हुए नाच रहे हैं, दर्शकगण जो सिर्फ गुड़िया को देखते हैं, धागे तथा पर्दे के छिपे मदारी को वे नहीं देखते। ठीक उसी तरह आज के भौतिकवादी, वैज्ञानिक और लोग दर्शक की भांति मूर्ख बनकर विश्वास करने लगे हैं कि पदार्थ से गतिशीलता की शक्ति उसी के अंदर से मिल रही है, कि पदार्थ में जो है शक्ति जो आया है उसके अंदर में मूवमेंट से हो रहा है। इसलिए मैटर को ही सब कुछ समझ लेते हैं। तो क्या है, दुनिया समझ रहा है कि मैटर से ही सब कुछ क्वेश्चन से दुनिया बन रहा है। लेकिन भैया मैटर आया कहाँ से? तो मैटर तो आया एनर्जी से आया। एनर्जी कहाँ से आया? परमात्मा से, चेतना से आया है। इसलिए मैटर को ही सब कुछ समझ लेता है आज का दुनिया। उसके पीछे छिपे नियंत्रक सत्ता भूमा मन था, भूमा चेतना, वे नहीं देख पाने की वजह से विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि वो देखते नहीं। ऐसा नहीं कि हर चीज देख लेंगे तब करेंगे, बहुत सारी चीज है जो हम नहीं देख पाते हैं। सावधानी पूर्वक एवं विवेक बुद्धि से देखने पर पता चल जाता है कि हर भौतिक घटना, हम गौर करेंगे तो देखेंगे हर भौतिक घटना, मेटेरियल इवेंट्स के पीछे स्पष्ट रूप से कोई अदृश्य सत्ता है, नॉन मेटेरियल कॉज है, प्रति क्षण काम कर रही है जो। अतः प्राउद के अनुसार यह यूनिवर्स भूमा चेतना का मानस परिकल्पना है, थॉट प्रोजेक्शन है। और यह भूमा चेतना एक सजीव, बुद्धि युक्त एवं सतत सजग सत्ता है, और अपने समस्त अवयवों के साथ भूमा चेतना के मानसिक परिकल्पना में सृष्ट इस विश्व ब्रह्मांड का स्वामित्व मात्र भूमा सत्ता को है, क्योंकि वहीं से फॉर्मेशन हुआ है, सृजन हुआ है, इसलिए उसका मालिक वही होगा। मान लिया अपने मन में रसगुल्ला बनाएंगे तो उसका मालिक तो हम ही होंगे ना, दूसरा कैसे होगा? तो भाई आप बना रहे हैं परमात्मा, इसलिए पूरा दुनिया का मालिक कौन होगा? परमात्मा। कोई व्यक्ति इसके किसी अंश को अपने निजी संपत्ति रूप में भोग के अपने अधिकार का दावा नहीं कर सकता है, क्योंकि कहेगा कि हम इसको, इस संपत्ति का हम भोग करेंगे, उसका मालिक हम होंगे, अधिकार का दावा करें, ऐसा नहीं, क्योंकि बनाने वाले जो है वही उसका मालिक। ऐसा प्राप्त करना होना भी चाहिए। जिस प्रकार जब एक व्यक्ति अपने मन में जिस प्रकार जब एक व्यक्ति अपने मन में किसी चीज की रचना करता है, उस समय उस चीज का वही स्वामी होता है। अपने मन में कोई आदमी कुछ बनाता है तो उसका मालिक खुद होता है, दूसरा नहीं। उसी प्रकार यह यूनिवर्स भूमा मन की अभिव्यक्ति है, पूरा दुनिया बना भूमा मन से है, यानी पूरा संसार ब्रह्म के मानस परिकल्पना में सृष्ट है, उसी में पलता है और अंत में उसी में लय कर जाता है। अतः एकमात्र ब्रह्म ही अपने परिकल्पना का वास्तविक स्वामी है, न कि सृष्ट जीव। इसलिए उसका मालिक सृष्ट जगत का ब्रह्म है, परमात्मा है, न कि सृष्ट जगत में जो सृष्ट जीव है वह नहीं हो सकते हैं। इसलिए निजी संपत्ति में जो आज का विश्वास है, निजी संपत्ति के रूप में संपत्ति का आहरण एवं अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति में उसके नियंत्रण का मानवाधिकार पूंजीवाद के नैतिक नींव में से एक है, कि जो कहता है कि नियंत्रण मैं करूंगा। पूंजीवाद के इस सिद्धांत के घोर विरोध में प्राप्त होता है खरा, क्योंकि उसमें एक आदमी, किसी खास आदमी का मालिकाना है, जनरल जीव का। इसमें ऐसा नहीं है। दूसरी तरफ साम्यवाद संपत्ति के स्टेट ऑनरशिप, राज के नियंत्रण, स्वामित्व की बात करता है, कि कुछ आदमी होंगे, वह उसका मालिक होगा, राज के नियंत्रण में होगा, या जो भौतिक संपत्ति उसका नियंत्रण करेगा, यह वकालत करता है। जबकि प्रौढ़ संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार मात्र भूमा सत्ता को देता है। तो जो स्वामित्व का बात करता है साम्यवादी विचारधारा के लोग कि राज का नियंत्रण होगा, तो ऐसा नहीं है। प्रौढ़ करता है स्वामित्व का अधिकार मात्र भूमा सत्ता को देता है,
प्राउद कहता है कि मनुष्य जमीन या धन का स्वामी नहीं, बल्कि उसका रक्षक, अभिभावक, ट्रस्टी और गार्जियन है। तो यह कहता है कि मनुष्य जो होगा, प्राउद कहता है, जमीन या धन का स्वामी नहीं होगा, ऑनर नहीं होगा, मालिक नहीं होगा, बल्कि उसका रक्षक होगा, अभिभावक होगा, ट्रस्टी या गार्जियन है। आज का सबसे बड़ा प्रश्न है, प्राउद में ऐसा क्या है जिससे सभी पूंजीपति और साम्यवादी घबराते हैं? तो एक शब्द में है इसका उत्तर। तो इसका सही उत्तर है ऑनरशिप। इसी ऑनरशिप की अवधारणा से सभी घबराते हैं कि भाई इसका मालिक तो दूसरा, मैं तो नहीं होऊंगा। परमात्मा इस धरती का मालिक है। संपत्ति का ऑनरशिप परमात्मा में निहित होगा। यह प्राउड गॉड सेंटर्ड फिलोसफी है, जो कहता है कि सब कुछ परमात्मा की मानसिक परिकल्पना है। अतः संपत्ति का स्वामित्व, ऑनरशिप, मनुष्य कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि संपत्ति या स्वयं मनुष्य भी परमात्मा की मानसिक सृष्टि है। अतः प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ वेल्थ थ्रू कोऑपरेटिव सिस्टम बाय मोरलिस्ट और सद्विप्रा होना उचित है। इसलिए इसका जो संपत्ति, भौतिक संपत्ति है, इसका जो होना चाहिए सो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण होना चाहिए, उचित वितरण होना चाहिए। और किससे होना चाहिए? तो कोऑपरेटिव सिस्टम के द्वारा होना चाहिए। किसके द्वारा होना चाहिए? तो नैतिकवान सद्विप्रों के द्वारा होना चाहिए। सारे मानव के सुख सुविधा के लिए यह भौतिक संपदा है और इसका ऑनरशिप, मालकियत परमात्मा में नहीं। अतः प्राउद का स्पष्ट कहना है कि जब इस विश्व ब्रह्मांड की सारी संपदा जीव मात्र की पैतृक संपदा है, तो एक व्यक्ति भूखे के कारण अन्न के अभाव में तिल तिल कर मरे तथा दूसरे के पास प्रचुर सामग्री उपलब्ध एवं एकत्र रहे, तो ऐसी व्यवस्था को कभी भी धर्म या न्याय संगत नहीं कहा सकता है। तो जब हम लोग जान गए, प्राउद कहता है कि विश्व ब्रह्मांड सारी संपदा का मालिक है और सभी जीव मात्र का यह पैतृक संपदा समझा जाएगा, तो कोई व्यक्ति है कि नहीं, सभी का यह पैतृक संपत्ति होगा। तो है तो क्यों कोई व्यक्ति इसमें, इस व्यवस्था में कोई भूखे मरेगा, कोई अन्न, और कोई खाते खाते मरेगा, और कोई अन्न के अभाव मरेगा। तो कहने का मतलब हुआ कि कोई आदमी को खूब मिले और कोई आदमी अन्न के अभाव मरे तिल तिल करके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरे के पास प्रचुर सामग्री उपलब्ध है, एकत्र है, तो ऐसी व्यवस्था कभी भी धर्म या न्याय संगत नहीं कहा जाता है। प्राउद के अनुसार क्या है? अध्यात्म विज्ञान की व्यवहारिक साधना पद्धति के जरिए भूमा सत्ता का अस्तित्व को प्रमाणित करना संभव है। तो अध्यात्म विज्ञान जो आइडियोलॉजी में दिया गया है, उसके माध्यम से व्यवहारिक साधना पद्धति के जरिए हम भूमा सत्ता का अस्तित्व को समझ सकते हैं। भूमा सत्ता का अस्तित्व है और उन्हीं के द्वारा विधृत यह दुनिया है। बुद्धि संगत चिंतन और निरूपण तथा आध्यात्मिक अनुभूति के जरिए पश्चिम विज्ञान जो है, साइंस है पश्चिम विज्ञान का, वह भी स्थिति में धीरे धीरे सही लेकिन निश्चित रूप में पहुंच रहा है, जहां पदार्थ, मन और चेतना की एकता को स्वीकार करता है। इस प्रकार समझ में आएगा, यह दुनिया जो है धीरे धीरे पश्चिमी सभ्यता को भी, पश्चिमी साइंस को भी, वेस्टर्न साइंस को भी यह धीरे धीरे यह मालूम हो जाएगा और हो रहा है कि पदार्थ, मन और चेतना जो है एक दूसरे से रिलेटेड है और चेतना से ही पूरा दुनिया बना है, पदार्थ से नहीं बना है। इसलिए पदार्थ आया है मन से और मन आया है चेतना से। इसलिए दुनिया का मालिक क्या है? परमात्मा, ब्रह्म है। इसलिए और बाकी लोगों को क्या है? इस जगत में जो मनुष्य हैं, जो सजीव प्राणी हैं, वो सबको इसको भोग करने का अधिकार होगा, मालिकाना का नहीं। अब क्या है कि यह जो दिया गया, जो दर्शन दिया गया है प्राउड का मूलभूत सिद्धांत में, पहला समाजा देशेन बिना धन संचय कर्तव्य, तो इसके पीछे क्या तात्पर्य है? तो हम लोग जानते हैं कि पिछले क्लास में हम सब प्रकार का दर्शन के बारे में पढ़े। उस दर्शन में जो त्रुटि था उसका इसमें समाधान बताता है इसमें। तो पहला है कृत्रिम अभाव से जन साधारण की रक्षा करना। जो यह पूंजीवादी व्यवस्था में जो यह एकत्रित कर लेता है, खाते खाते मर रहा है, कोई खाने बिना मर रहा है, तो यह जो है, यह उसकी कृत्रिम अभाव जो जनरेट होता है, जन साधारण की इससे रक्षा करता है। पूंजीवाद, दूसरा पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करता है।
पूंजीवादी में है व्यवस्था में क्या होता है, आत्म स्वार्थ केंद्रित है, वो अपने लिए वो मरता है केवल। और समाजवादी में कहता है कि नहीं, यह समूह का है, या वस्तु ही सब कुछ है, खाओ पियो मौज करो बात व्यवस्था है। तो उनका यह जो समस्या उठा पूंजीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था में, उस समस्या का समाधान करता है ये। और सरकारी शासन का मंगलमय भावना जागृत करता है, और जो व्यवस्था उसके साथ में मिलाकर मंगलमय भावना भी जागृत करता है। तो इस सिद्धांत में क्या देख रहे हैं, संचय की बात जो कर रहा है, समाजा देशेन बिना धन संचय कर्तव्य, समाज के आदेश के बिना धन संचय कर्तव्य, यानी मनाही। इस सिद्धांत में संचय की प्रवृत्ति को सीमित करने के बारे में कहा गया है, नियंत्रित करने के बारे में। इस सिद्धांत की पूंजीवादी तथा समाजवादी दोनों ही तरह के विचारकों ने कटु आलोचना की। इस सिद्धांत का पूंजीवादी विरोध करता है और समाजवादी विरोध करता है। क्यों करता है? जो पूंजीवाद में आस्था रखते हैं उनका कथन है कि व्यक्ति के संचय करने का अधिकार जन्मजात। वह कहता है बच्चा स्वतंत्र जन्म लेता है, इसलिए उसका अपना आत्म स्वार्थ के लिए अपना जो सुखी होता है, जिसमें सुख मिलता है, वह काम करता है, क्यों बंधा रहेगा? तो व्यक्ति के संचय करने का अधिकार जन्मजात है, यह पूंजीवाद में आस्था रखने वाले लोग बोलते हैं। उसमें अवरोध उपस्थित करना नियम विरुद्ध है, उसमें अवरोध नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अर्थनैतिक क्षेत्र में स्वाधीनता का उपभोग करना चाहिए। इसलिए हमको अर्थ के क्षेत्र में स्वाधीनता होनी चाहिए। इसके विपरीत प्राउद कहता है कि किसी को संचय करने का अधिकार नहीं है, स्पष्ट कहता है। और संचय कैसा करेगा तो वह अप्रूवल मिलेगा, तो किसी को संचय करने का अधिकार नहीं है, स्पष्ट कहता है। इसलिए पूंजीवादी प्राउद के सिद्धांत का विरोध करते हैं। दूसरी ओर समाजवादी प्रथम सिद्धांत के दूसरे अंश पर जोर देकर कहते हैं कि प्राउद संचय का समर्थन करता है, क्योंकि कहता है कि संचय जो होगा तो बिना सम्मति अनुमति के संचय नहीं हो सकता है। समाजा देशे बिना धन संचय करता, संचय होगा समाज का आदेश के अनुसार, लेकिन संचय होगा। तो प्राउद कहता है, यह जो समाजवादी दूसरी तरफ कर रहा है समाजवादी, कि प्रथम सिद्धांत के दूसरे अंश पर जोर देकर कहते हैं कि प्राउद जो है संचय का समर्थन करता है, यह समर्थन पूंजीवाद को पुनः स्थापित कर देगा। तो एक तरफ तो कहता है संचय नहीं करने देंगे, और दूसरे तरफ कहता है कि संचय करने के लिए कहता है यह, इसलिए समाजवादी जो है उसका विरोध करता है, यह पूंजीवाद को फिर पुनर्स्थापित कर देगा। समाजवादी बोलता है यानी कम्युनिस्टिक। तो वास्तविक उस विचार करने पर पता चलता है कि दोनों पक्ष की युक्तियां आधारहीन। हम देखेंगे इस सिद्धांत के आधार पर, समाज कर्तव्य के आधार पर देखेंगे कि दोनों का जो विचार हम देखते हैं तो उसे पता चलेगा कि दोनों पक्षों की युक्तियां, लॉजिक, रीजनिंग जो है आधारहीन है, बेसलेस है। इसका कारण जानने के पहले हम यह समझ ले कि दोनों प्रश्नों का उत्तर मिले बिना संग्रह का समर्थन करना या संग्रह का अधिकार बिल्कुल ही नहीं देना, दोनों ही त्रुटिपूर्ण। इसलिए इसको हम समझेंगे कि संग्रह का समर्थन करना और संग्रह का अधिकार बिल्कुल ही नहीं देना, दोनों ही त्रुटिपूर्ण। अब जाने कि हम पहले कि संग्रह कहते किसको हैं, तो सिंपल हम जानते हैं कि संग्रह का अर्थ होता है कि विश्व की सामूहिक संपदा का कोई भी परिमाण अपने अधिकार में रखना। जिसको भी हम कोई भी संपदा अगर अपने अधिकार में कर लिए तो संग्रह हुआ। अनाज के एक दाना के साथ दूसरे दाना को मिलाने को भी हम संग्रह ही करते। इसलिए जीवन रक्षा के लिए इस संसार में हर व्यक्ति को कुछ न कुछ संग्रह करना ही पड़ता है। इसलिए जीवन रक्षा के लिए क्या करना है हम लोग को, माने करना ही पड़ता है, कहने मतलब यह है। इसलिए जीवन रक्षा के लिए इस संसार में हर व्यक्ति को कुछ न कुछ संग्रह करना ही पड़ता है। शक्ति के बल पर संग्रह का अवसर समाप्त कर देने से इसका परिणाम क्या होगा? अब मान लिया कि संग्रह करने का लोग का एटीट्यूड रहता है और यह संग्रह करना पड़ता है, तो वह शक्ति के बल पर अगर संग्रह का अवसर समाप्त कर देते हैं कि संग्रह नहीं करना है, तो उसका क्या होगा परिणाम? तो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हम लोग देखे हैं
कि रूस के विप्लव के बाद अर्थव्यवस्था पर दृष्टिपात करने से पाएंगे हम कि व्यक्तिगत संग्रह को बिल्कुल समाप्त करने के फलस्वरूप क्या हुआ, 1921 में रूसी अर्थव्यवस्था में एक विशाल विपर्य आ गया था, संकट आ गया था। एवं उसके प्रतिकार हेतु लेनिन को नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाना पड़ा, उसके लिए बाध्य होना पड़ा, जिससे व्यक्ति द्वारा कुछ हद तक संग्रह के अधिकार को स्वीकार किया गया। तब अर्थव्यवस्था का जो संकट था उसमें सुधार आया। निस्संदेह यह सत्य की पुष्टि है कि व्यक्ति का अस्तित्व भविष्य के लिए संग्रह के बिना संभव नहीं। इसलिए इसको स्वीकार करना पड़ेगा कि हमको व्यक्ति का अस्तित्व भविष्य के लिए संग्रह के बिना संभव नहीं। जो संग्रह का विरोध करते हैं निश्चय ही वे जीवन की वास्तविकताओं के विरुद्ध। अगर हम बिल्कुल विरोध कर देते हैं, संग्रह नहीं करना है, तो जीवन की जो वास्तविकता है, रियलिटी है, उसको हम स्वीकार नहीं करते हैं, उसके हम विरुद्ध है। अवश्य ही इसका यह अर्थ नहीं कि संग्रह की शक्ति को असीमित आगे देने चाहिए। इसका मतलब नहीं है कि हम वास्तविकता को ध्यान रखें तो हम संग्रह का छूट दे दे पूरा। अवश्य ही इसका यह अर्थ नहीं कि संग्रह की शक्ति को असीमित आजादी दिया जाए, लेकिन असीमित आजादी नहीं दिया जाना चाहिए। मनुष्य के संग्रह की प्रवृत्ति असीमित, और हम जानते हैं कि मनुष्य की संग्रह की प्रवृत्ति असीमित है, क्योंकि मनुष्य आया अनंत से, इसलिए चाहिए उसको अनंत चीज, नहीं खोजता है उसको ऐसी सीमित सत्ता में। तो मनुष्य की संग्रह की प्रवृत्ति असीमित है, जो स्वाभाविक है। भौतिक क्षेत्र में संग्रह की असीमित आजादी देने से कृत्रिम अभाव उत्पन्न होगा, और भौतिक क्षेत्र में संग्रह की असीमित आजादी देने से कृत्रिम अभाव उत्पन्न होगा, क्योंकि भौतिक संपदा सीमित है और असीमित दे देंगे आजादी तो दूसरा वंचित हो जाएगा। कृत्रिम अभाव समाज में उत्पन्न हो जाएगा, देश दुनिया में, जिसके कारण क्या होगा, बहुजन समाज जो है, बहुसंख्यक लोग जो है, भुखमरी से पीड़ित होगा। आज पूंजीवादी व्यवस्था में इसी कारण एकाधिकार युक्त संग्रह में कुछ पूंजीपतियों द्वारा बहुसंख्यक समाज का शोषण संभव बनाया गया है। और इसी कारण से क्या होता है, पूंजीवादी व्यवस्था में एकाधिकार होता है जो कि वो संग्रह करते रहता है, जिससे क्या बहुसंख्यक लोग शोषण का शिकार हो जाता है। और संसार के विभिन्न देशों में आम जनता जो है जीवन की न्यूनतम आवश्यकता, जो भोजन, शिक्षा, चिकित्सा, आवास है, उससे भी वंचित हो जाता है। मनुष्य निर्मित अभाव जो पूंजीवादी व्यवस्था में निर्मित किया गया है, तो मनुष्य निर्मित अभाव, बेरोजगारी एवं भूखमरी के कारण असंख्य मनुष्य भूख और मृत्यु का सामना कर रहे हैं। अतः असीमित संग्रह की आजादी भी उतना ही खतरनाक है जितना भविष्य के लिए संग्रह करने की अनुमति न देना। इसलिए हम कह सकते हैं कि असीमित आजादी भी उतना खतरनाक है जितना कि भविष्य के लिए संग्रह करने की अनुमति न देना। ये दोनों खतरनाक, यानी असंगत। इसी कारण प्राउथ सीमित संग्रह के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। इसलिए प्राउथ कहता है कि संग्रह होगा लेकिन सीमित होगा। इसलिए प्राउथ जो है सीमित संग्रह के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है, और यथानुसार, आवश्यकता अनुसार व्यक्ति को संग्रह का अधिकार होगा, परंतु संग्रह की मात्रा समाज द्वारा पूर्व निर्धारित होगी। ऐसा नहीं अपने मन से जितना मन संग्रह कर लेगा, उसको समाज क्या करेगा, निर्धारित करेगा पहले से। और हम लोग जानते हैं यह उसमें लिखा हुआ है, समाजादेशन बिना धन संचरण। समाज की स्पष्ट अनुमति या सहमति के बिना, यानी सहमति के संग्रह करने का होगा, तो सहमति के बिना धन संग्रह न्याय संगत नहीं है। इसलिए समाज का स्पष्ट, अगर सहमति से हम संग्रह करते हैं तो यह न्याय संगत है कि नहीं है। अब प्रश्न है कि यानी संगत कब होगा, न्याय संगत, जब हम सहमति ले लेंगे। अब प्रश्न है कि उस संग्रह की प्रवृत्ति को कैसे रोका जाए। अब संग्रह का तो है, मनुष्य में स्वाभाविक गुण है संग्रह करने का, तो यह संग्रह की प्रवृत्ति को कैसे रोका जाए। इस हेतु मानव मनोविज्ञान का अध्ययन आवश्यक है, जिससे संग्रह कारक मनोभावों के कारणों की मीमांसा की जा सके। इस प्रकार मनोवैज्ञानिक कारणों को भी दूर करना होगा,
कि क्यों संग्रह करता है। अन्यथा जनालोचना के भय से कुछ लोग अनैतिक शोषणवादी तरीकों से गुप्त संग्रह कर सकते हैं। अगर हम नहीं मनोवैज्ञानिक जो तरीका है उसको हम नहीं लागू करेंगे तो क्या होगा कि अनैतिक तरीके से गुप्त संग्रह कर सकता है। अब हम जानेंगे कि मनुष्य संग्रह करता क्यों है। तो एक तो हम लोग जानते हैं संग्रह करने का है कि चूंकि अनंत का पिपासु आदमी अनंत से आया है, अनंत सब कुछ चाहता है, थोड़ा में संतुष्ट होता नहीं हुआ है। लेकिन हम जो तात्कालीन कारण जो देखे हम लोग और दीर्घकालीन कारण, वह क्या होता है कि यह कारण जो है मनुष्य संग्रह क्यों करता है, इसके सामान्यतः जो है मुख्य 4 कारणों से करता है। एक है व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए, यानी कि इंडिविजुअल सिक्योरिटी के लिए, यानी कि जो पर्सनल नीड होता है, व्यक्तिगत आवश्यकता होता है। दूसरा परिवार की सुरक्षा के लिए, फॉर फैमिली सिक्योरिटी, पारिवारिक और सामाजिक दायित्व तो रहता है कुछ, तो वह फैमिलियर या सोशल नीड हो गया। शादी ब्याह जो भी बात व्यवस्था रहा पारिवारिक रहा। और तीसरा है और शक्ति को नियंत्रण करने के लिए, टू कंट्रोल इकोनॉमिक पावर। और चौथा अनंत संपत्ति संग्रह करने की मानसिक प्रवृत्ति के कारण, मेंटल टेंडेंसी टू एक्यूमुलेट इनफाइनाइट वेल्थ। तो एक तो अर्थ शक्ति को नियंत्रण करने का हो गया, पहला पारिवारिक हो गया, दूसरा हो गया व्यक्तिगत हो गया, पारिवारिक हो गया जिसको सोशल भी कह सकते हैं, सोशल नीड भी आता है उसमें। और तीसरा अर्थ शक्ति को नियंत्रण करने के लिए। और चौथा है जो अर्थ शक्ति को नियंत्रण करने का क्या होता है, यह इसमें नियंत्रण करते करते पैसा के चक्कर में रहते रहते प्रकार क्या होता है, ऐसा बिजी रहता है कि पैसा कंट्रोल करना है। और चौथा है अनंत संपत्ति संग्रह करने की मानसिक प्रवृत्ति के कारण कि हमको संपत्ति अनंत मात्रा में को चाहिए, अनंत सुख की स्नास। तो 4 प्रकार का जो मुख है, तो यह संपत्ति संग्रह जो करता है 4 प्रकार के कारणों से, जिनके खाने पीने की व्यवस्था बहुत कष्ट से होती है। वे संकट काल के लिए कुछ संग्रह करने की कोशिश करेंगे ही, इसलिए इनके संग्रह पर प्रतिबंध तभी लगा सकता है जब उनके जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की गारंटी कर दी जाए। अब मान लिया तो रोक लेंगे हम और संकट काल आ गया और उसको नहीं संग्रह करने का देंगे, हम व्यवस्था देंगे, कंप्लीट पूरा नियंत्रण कर देंगे, प्रतिबंध लगा देंगे, तो दिक्कत होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि उसको हम जीवन की न्यूनतम आवश्यकता, भोजन और शिक्षा स्वास्थ्य गारंटी देना पड़ेगा। जो परिवार के दायित्व को पूरा करने के लिए बाल बच्चों के भविष्य के लिए संग्रह करते हैं, उनके संग्रह को नियंत्रित करने से पहले ऐसी सामाजिक परिवेश की रचना करनी होगी जिसमें पिता अपने संतान के बारे में निश्चिंत रह सके। आज यदि कोई व्यक्ति संग्रह किए बिना पत्नी पुत्र को छोड़ जाता है तो उसके सामने रास्ते पर भीख की झोली लेकर खड़े होने का अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं। ऐसी हालत में ऐसा कौन व्यक्ति नहीं चाहेगा कि अपने परिवार के लिए संग्रह करके वह जीवन त्यागे। जो अनंत की आकांक्षा के वशीभूत धन संपत्ति संग्रह करना चाहता है, उसको अनंत की प्राप्ति का रास्ता जब तक नहीं मिलता तब तक उसके संग्रह की प्रवृत्ति नष्ट करना संभव नहीं है, इसलिए उसको देना पड़ेगा। और संग्रह करते करते जिनकी ये आदत बन जाती है वही आगे चलकर उनकी मानसिक व्याधि का रूप लेती है। अब मान लिया जाए ऐसा होता है जो कि अनंत का प्यासा आदमी है और संग्रह करते करते ऐसा हो गया कि उसी में दिन रात रहा, संलग्न रहा, तो जिसका चिंतन करेगा बराबर तो क्या होगा, वो जड़ हो जाएगा। और उसी में लगा रहा तो वही मानसिक बीमारी में परिणत हो जाता है उसको। तो व्याधिग्रस्त व्यक्ति के संशोधन की जब तक व्यवस्था नहीं की जाती है तब तक उसे संग्रह की लालसा से दूर करना संभव नहीं। और जब तक इसको हम व्यवस्था नहीं देंगे और तब कहेंगे कि नई व्यवस्था देकर और कहेंगे हटो इससे, नियंत्रण कर देंगे, तो क्या होगा, उसका जो भूख है
संग्रह करने का जो बीमारी है वह समाप्त नहीं होगा। अनेक देशों में संग्रह को समाप्त करने के लिए ऐसा देखा कि वो कुछ कारणों को हटाने की व्यवस्था न कर कठिन दंड नीति का सहारा ले आता है। तो इसका व्यवस्था नहीं किया और कह दिया कि नियंत्रण कर दो संग्रह का, तो हुआ क्या होता है कि वह कठिन जो कड़ा जो दंड नीति का सहारा लेता है इसको कंट्रोल करने के लिए, और संग्रह करता है वो करता है उनके हाथों द्वारा निर्मम बहुत सारा उसको दंड दिया जाता है, यह निर्मम हत्या भी कर जाता है। किंतु ऐसे कारणों का अख्तियार कर संचय की भूख को दूर करना संभव नहीं। जबरदस्ती किसी को हम कानून के डर से, डंडे की डर से हम बंद कर देंगे नियंत्रण कर दिया संचय करने के लिए, तो इससे क्या होगा कि उसके अंदर का भूख जो है उसको हम संभव नहीं है समाप्त करने का। पुनः बहुत से लोग गणतांत्रिक विधि से समस्या का शांतिपूर्ण समाधान चाहते हैं, और कुछ लोग चाहते हैं गणतांत्रिक तरीके से कि वह उसको नियंत्रित करें हम संचय को, संचय की प्रवृत्ति को। वे मानवीय आवेदन के द्वारा मनुष्य का मन पवित्र करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करके, निवेदन करके। उनका कहना है कि दीर्घ काल तक सुनते सुनते एक दिन शोषकों के मन में भी सुबुद्धि जगेगी। और ऐसे भी लोग होते हैं जो कि व्यवस्था में वो चाहते हैं कि हम बराबर उसको हम लंबे समय तक कहते रहेंगे शोषक के मन में शोषण नहीं करो, संग्रह नहीं करो, एक दिन सद्बुद्धि जग जाएगी और वह नियंत्रण का भी और संग्रह करना छोड़ देगा। तो प्रौद्ध पंडित श्री पी.आर. सरकार कहते हैं आज की समस्या पुस्तक में, यह बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है कि इस प्रकार के, और कहते हैं कि इस प्रकार की चेष्टा निंदनीय भी नहीं है। ठीक है, किया जाए रिक्वेस्ट, किंतु शोषकों में कब तक सद्बुद्धि जागृत होगी इसके लिए अनंत समय तक तो प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। और कब सद्बुद्धि जगेगा कि हम संग्रह नहीं करेंगे, इसका अनंत समय तो प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। अनंत समय तक शोषित जनसाधारण तो उस समय तक मरकर भूत बन जाएगा। तो कहते हैं बाबा कि शोषित जनसाधारण तो तब तक क्या हो जाएगा, मरकर भूत बन जाएगा। पुनः बहुत लोग विश्वास करते हैं कानून से भय की सृष्टि कर संग्रह प्रवृत्ति पर लगाम रह सकती है। और यह तो बोल दिए, अब कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो विश्वास करते हैं कि कानून के भय से, कानून का भय सृष्टि करके संग्रह प्रवृत्ति पर हम रोक लगाएं। किंतु वस्तुतः देखा जाता है कि जो कानून के डर से आपात रूप से सहमित होते हैं वे भी अपनी वृत्ति की तृप्ति के लिए अन्य विभिन्न रास्ता का सहारा लेते हैं। और कानून के डर से तत्काल कुछ रुक जाएगा, अपने आप को सहमित कर लेगा, लेकिन जैसे ही कानून का दंड हटेगा फिर दूसरा रास्ता से अपनाना शुरू कर देगा वो संग्रह करना। तात्पर्य है, अर्थात इसके द्वारा भी वैसा कोई काम नहीं सकेगा जो हम चाहते हैं कि हम वह रिक्वेस्ट करेंगे, निवेदन करेंगे कि छोड़ दे संग्रह करना, तो इससे भी काम नहीं चलेगा। बहुत लोग बात बात में पूंजीवादियों पर कटुक्ति बरसाया करते हैं, और बहुत लोग इतना ही कहते हैं, कई बार आंदोलन हो चुका है कि पूंजीपति सब शोषक है, इसको हटाओ, हटाओ समाज से। तो उसको क्या करते हैं, आलोचना करते हैं लोग, किंतु इसके हित से अधिक अहित ही होता है। अगर ऐसा करते हैं, कटुक्ति बात उसको बोलते हैं पूंजीपतियों को, तो इससे क्या होता है, हित से अधिक अहित ही होता है। प्रौद्ध पंडित श्री पी.आर. सरकार कहते हैं उन लोगों के ऐसे कार्य के फलस्वरूप जब कटुक्ति बरसाते हैं लोग, तो उन लोग ऐसे कार्य के फलस्वरूप पूंजीवादियों सतर्क हो जाने का मौका मिल जाता है और सतर्क हो जाता है। ऐसा ऐसा समाज में चल रहा है और किस प्रकार शोषण किया जाए, अपने आप सतर्क होकर नया हथकंडा अपना लेता है। और वे अधिकतर विज्ञान सम्मत तथा सठतापूर्ण भाव से जनसाधारण का शोषण करने के रास्ते ढूंढ निकालते हैं, बाया दाया करके दूसरा रास्ता निकाल लेता है वो सतर्क होकर। जिनके सामने कोई रचनात्मक आदर्श नहीं है, उनको मतलब नहीं है क्या है दुनिया में आदर्श क्या होता है, अच्छी बात क्या है, सहानुभूति क्या है, दया ममता क्या है, उसका मतलब तो आत्म सुख तत्व पर काम करता है वो। उनके सामने कोई आदर्श नहीं है। वे मीठी बातों से या धमकी दिखाकर अपना परिस्थिति के दबाव से अथवा जिस किसी प्रकार से पूंजीवाद को ध्वस्त करने की चेष्टा न क्यों न करे, वे सफलीभूत नहीं हो पाते। इस प्रकार से लोग चाहे मीठी बात से हो या धमकी दिखाकर कानून का या परिस्थिति दबाव से या किसी प्रकार से पूंजीवाद को ध्वस्त करने की चेष्टा क्यों न करे, लेकिन तो भी वो सफलीभूत नहीं होते हैं ऐसे लोग।
तो प्राउथ का मत है कि संग्रह को नियंत्रित करने के लिए एक स्वल्पावधि तथा दूसरा दीर्घकालीन, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म व्यवस्था बनानी पड़ेगी। प्राउथ कहता है कि ये संग्रह को नियंत्रित करने के लिए, धन संचय का जो संग्रह का जो मनोभाव है उसको नियंत्रित करने के लिए दो प्रकार का कार्यक्रम लेना पड़ेगा, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म, स्वल्पावधि का दूसरा दीर्घकालीन व्यवस्था बनानी। स्वल्पावधि शॉर्ट टर्म व्यवस्था में क्या होगा, मनुष्य की न्यूनतम आवश्यकताएं तथा सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो पहला काम करना पड़ेगा शॉर्ट टर्म में न्यूनतम आवश्यकताएं तथा सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था कर एक परिस्थितियों के दबाव की रचना करनी, कि इससे क्या होगा, हम सब कुछ अवेलेबल कराकर, और इससे क्या होगा, अवेलेबल कराने के बाद एक परिस्थिति के दबाव की रचना करनी। इस दबाव की सृष्टि के लिए शक्ति का संप्रयोग नहीं करना ही जिन लोगों के लिए अहिंसा है उन्हें व्यर्थ होना ही होगा। हम जानते हो चुके हैं कि अहिंसा जो कहते हैं, जिसको मन कर्म वचन से हम किसी को कष्ट नहीं पहुंचा, और हम जानते यह भी देख चुके हैं कि आताई के विरुद्ध जो 6 प्रकार का आताई जो पढ़े हैं जम नियम में हम, तो उसमें क्या है कि अहिंसा पर जो शक्ति का प्रयोग करते हैं, कोई कहते हैं शक्ति प्रयोग करना हिंसा है, तो ऐसा बात नहीं। अगर हम शक्ति प्रयोग को हम हिंसा कहते हैं तो फिर क्या होगा कि ऐसे अहिंसा को हम लेकर चलेंगे तो जो वास्तविकता मान ले कि पुलिस को चोर पकड़ना है, डकैत को पकड़ना है, तो वहां पर तो भाई ताकत अप्लाई करना पड़ेगा, उसको हिंसा कैटेगरी में नहीं लेते। तो इसीलिए कहा गया है कि इस दबाव की सृष्टि के लिए शक्ति का संप्रयोग नहीं करना है, जिन लोगों के लिए अहिंसा है उन्हें व्यर्थ होना ही पड़ेगा, यानी उसको इस बात को गौर नहीं पड़ेगा, शक्ति संप्रयोग करना पड़ेगा। इस अहिंसा के द्वारा दुनिया की किसी समस्या का समाधान संभव नहीं है, और ऐसा हम अहिंसा अपनाने लगेंगे, शक्ति प्रयोग नहीं करेंगे, तो बहुत सारा समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। व्यवस्था के दबाव की सृष्टि के लिए कुछ नियम कानून की आवश्यकता नहीं होगी, ऐसी बात नहीं। इसलिए दबाव बनाने के लिए हमको नियम कानून की आवश्यकता पड़ेगा, हम नहीं पड़ेगा ऐसा बात नहीं है, शक्ति संप्रयोग करना पड़ेगा। जैसे हुआ बैंक बैलेंस का सीमा निर्धारण, तो पहले तो दे दिया हम, आवश्यकता दे दिए हम, सामाजिक सुरक्षा दे दिए हम, साथ साथ दबाव क्रिएट करेंगे। बैंक बैलेंस का सीमा निर्धारण, चल अचल संपत्ति का मूल्यांकन, उद्योग और कृषि के सामुदायिक व्यवस्था के द्वारा, कोऑपरेटिव के द्वारा अर्थव्यवस्था विकेंद्रीकरण तथा अल्पकाल के लिए बाहरी दबाव के द्वारा संग्रह को काफी सीमा तक नियंत्रित किया जा सकता है, किंतु साथ साथ आंतरिक भाव भी प्रेरित करना होगा। उसके नहीं होने से आज के सरकार के दर से लुक छिप संग्रह का काम जारी रहेगा, और रूस का प्रमाण हम देख चुके हैं, रूस का उसका उदाहरण इसका प्रमाण है। अक्सर ऐसे प्रतिदिन ऐसा देखा जाता है कि जिनसे स्पष्ट पता चलता है कि सामूहिक, जैसे अब पिछले देखे थे हम रूस में देख चुके थे सामवादी देश में, कि यह सामूहिक कृषि फार्म के कर्मचारियों ने व्यक्तिगत भूमि संग्रह को बढ़ाने के किसी सुलभ अवसर को हाथ से नहीं जाने दिया। कि सामूहिक जो चल रहा था कृषि व्यवस्था, कृषि फार्म, उसमें भी क्या किया, अपने आप को कुछ निकाल लिया, व्यक्तिगत विकास के लिए कुछ जमीन ले लिया। इसके लिए उन्होंने सामूहिक कृषि फार्म के साधनों का लाभ उठाया। 1939 में देखा गया सामूहिक कृषि फार्मों के लगभग 20 लाख से भी अधिक हेक्टेयर ऐसी भूमि को व्यक्तिगत भूमि में रखने वाले सामूहिक कृषि फार्म के कर्मचारियों से छीन लिया गया था, यानी व्यक्तिगत जिम्मा। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं। तो इतने दिनों तक रूसियों को संग्रह विरोधी भाव एवं साम्यवाद के श्लोकों को कंठस्थ कराने के बावजूद भी वहां के मनुष्य के लिए इस संग्रहशीलता की प्रवृत्ति को ध्वंस करना संभव नहीं हुआ था। जो कहा कि संग्रह नहीं करना है साम्यवादी देशों में, वहां भी इतना बात को, साम्यवादी विचार को, श्लोकों को ढंग से कंठस्थ करा दिया, और उसके बाद भी संग्रहशीलता की प्रवृत्ति को ध्वंस करना संभव नहीं हुआ। इसलिए प्राउथ वातावरण के दबाव की सृष्टि के साथ साथ दीर्घ अवधि के साथ और दीर्घ अवधि के रास्ते का भी सहारा लेता है। मनुष्य अपने अभाव को दूर करने के लिए तथा अनंत क्षुधा की निवृत्ति के लिए
हर काम करता है। मानसिक तथा आध्यात्मिक जगत में जिसकी कोई सीमा नहीं है, मनुष्य के मन को मोड़ देना होगा। इसके फलस्वरूप मनुष्य धीरे धीरे समझने लगेगा कि अर्थ यानी भौतिक संपत्ति ही उसके जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य है आदर्शाभिमुखी प्रवाह। मानव अस्तित्व आदर्शाभिमुखी प्रवाह है। इसको जब तक इंसान नहीं समझेगा तब तक वस्तुवादी दर्शन के प्रभाव से वस्तु को ही पकड़े रहना चाहेगा। जब समझेगा कि मेरा गोल कहाँ है, और जब गोल समझ जाएगा मेरा आदर्श की तरफ बढ़ना है, परमात्मा की तरफ बढ़ना है, तब वस्तुवादी दर्शन से प्रभाव से वो वंचित होगा, हटेगा वहां से मन, और तब आगे बढ़ेगा। तो श्री पी.आर. सरकार कहते हैं कि वस्तुतः मानव मन के अनंत जो क्षुधा है, मानसिक अथवा आध्यात्मिक संपद में निवृत्ति का यथार्थ पथ नहीं पाने से जो अनंत क्षुधा है, अगर यह मनुष्य का अनंत क्षुधा जो मानव मन का मानसिक आध्यात्मिक शरीर में नहीं मिलता है, तो यथार्थ पद नहीं पाने से वह क्या करता है, जड़ जगत में प्रयोजन के अतिरिक्त संपद संग्रह कर दूसरों को वंचित करने के कार्य में लग जाता है। क्योंकि दोनों जगह उसको मौका नहीं मिलता है, इसलिए वह अनंत क्षुधा को वह जड़ जगत में ही संपत्ति को संग्रह करने में लग जाता है, अनंत क्षुधा को, यासना को मिटाने के लिए। इसलिए अर्थनैतिक व्यवस्था के साथ साथ आध्यात्मिक और मानसिक साधना की भी गुंजाइश करनी होगी। मानसिक तथा आध्यात्मिक अनुशीलन द्वारा यदि किसी के स्वभाव संशोधन में अनंत काल भी लग जाता है तो उसके लिए जीव समाज प्रतीक्षा करने के लिए तैयार है, क्योंकि उसमें समाज को कोई असुविधा नहीं होती। अब आध्यात्मिक मानसिक विकास में अब जितना भी उसके लिए वो संग्रह करते रहे है कि ना, अपनाते रहे, उससे दूसरे समाज में किसी व्यक्ति को कष्ट नहीं होगा। इसलिए उनके मन को परिवर्तन करने के लिए अगर बहुत समय भी लग जाए तो कोई बात नहीं है, क्योंकि इससे दूसरे लोग प्रभावित नहीं होंगे। व्यवस्था के दबाव की सृष्टि कर उसकी शोषण क्षमता पहले ही छीन ली गई है। क्योंकि शोषण का जो क्षमता था संग्रह करने का कारण जो शोषण हो रहा है, उसकी व्यवस्था तो पहले ही कर दिया गया है। हम मूलभूत आवश्यकताएं जो उसको पूरा करके और भी सब कुछ करके, तो यह जो है और भी बहुत सारा बात जो देखे हम, बैंक बैलेंस हुआ, चल अचल संपत्ति का निर्धारण हो गया, और कोऑपरेटिव के माध्यम से सामुदायिक व्यवस्था करना, यह सब जो दे दिए व्यवस्था की सृष्टि कर, उसका शोषण का क्षमता जो है पहले ही हम छीन लिए, जिससे क्या उसका बीज दंड टूट गया है। तो भी काटने के निमित्त प्रहार करने के स्वभाव को धीरे धीरे खत्म करना होगा। ऐसा न कर उन्हें मार देने की नीति किसी भी तरह समर्थन योग्य नहीं। अब ऐसा व्यवस्था न करके हम पूंजीपतियों को चले, सामाजियों को चले मारने के लिए, यह किसी भी तरह समर्थन योग्य नहीं है। श्री सरकार ने कहा है इस व्याधि से जो ग्रस्त हैं वह भी बृहत मानव परिवार के सदस्य हैं, भाई हैं, वे भी अपने हैं। पूंजीवादी जो व्यवस्था के जो है ना, पूंजीपति लोग जो है, पूंजीवादी व्यवस्था गड़बड़ है कि नहीं, पूंजीपतियों को हमको ठीक करना है। इसलिए वह जो है ऐसे व्याधि से ग्रसित हैं या समाजवादी विचारधारा से जो ग्रसित हैं, वह भी बृहत मानव के परिवार के सदस्य हैं, भाई हैं। अतः मानविक आवेदन से अथवा अवस्था का चाप सृष्टि कर उन लोगों की व्याधि दूर करनी ही होगी। उन लोगों को ध्वंस करने की चिंता भी महापाप है। इसलिए कहा जाता है यह क्या है कि सबों का मणिकांचन संयोग करके हमको सबों का व्यवस्था देता है प्रभु। तो यह हम देख रहे हैं। अब यह जो है, एक तो हम देखे कि यह जो मेरा है, यह भौतिक संपदा का नियंत्रण हम कैसे करते हैं, तो निम्नतम आवश्यकताओं की पूर्ति करके या उसका व्यक्तिगत या व्यक्तिगत और पारिवारिक जो समस्या का समाधान है वह मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करके, और बाकी जो है आध्यात्मिक और मानसिक जो है उसको आध्यात्मिक रास्ते पर ले जाकर और शिक्षण व्यवस्था करके। और भी इसमें है कि अगर पांचों निम्नतम आवश्यकताओं की पूर्ति गारंटी किस प्रकार देता है, तो
तो प्रौत क्या करता है, ऐसा नहीं कि किसी को जाकर दरवाजे पर या जो भोजन और शिक्षा आवास है उसके दरवाजे पर ग्रीन कार्ड दे दे या घर पर दरवाजा पर खाना पहुंचा दे। यह कहता है कि यह क्रय शक्ति बढ़ा कर देगा, इंक्रीजिंग परचेजिंग कैपेसिटी, रोजगार की गारंटी देगा देगा 100% एम्प्लॉयमेंट देगा सभी को। और कैसे देगा, न्यूनतम आवश्यकताओं को क्रय करने के लिए प्राप्त वेतन देकर, जिसमें उसका भोजन व शिक्षा चिकित्सा आवास जो है न्यूनतम जो है पूर्ति हो, उसके लिए वेतन देगा। प्रोवाइडिंग प्रॉपर वेजेज, सफिशियंट वेज, प्रोवाइडिंग परचेजिंग कैपेसिटी, a guarantee of employment and sufficient wage to purchase the minimum requirement, जितना उसको चाहिए एक व्यक्ति को, परिवार को, वो उसके मुताबिक देगा सब कुछ। बाजार में उपभोक्ता वस्तुओं को उपलब्ध कराकर, और जो सामान चाहिए उसको बाजार में अवेलेबल होगा। मुद्रा नियंत्रण करके, कितना डिमांड है और कितना सप्लाई है, ये सबको देखकर हम मुद्रा का नियंत्रण करेंगे। फिर भी एक प्रश्न है कि हर एक व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताएं एक समान नहीं हो सकती है। यह समय, स्थान और पात्र पर निर्भर करता है। एक व्यक्ति या उसके परिवार के न्यूनतम आवश्यकताओं के निर्धारण में समाज द्वारा किन किन बातों को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाएगा, तो इसका उत्तर है भौगोलिक स्थिति, ज्योग्राफिकल कंडीशन, व्यवसायिक भिन्नता, प्रोफेशनल वेरिएशंस, और व्यक्ति का ज्ञान, प्रयास, योग्यता या कार्य कुशलता। थोड़ा समय का भी ध्यान रखा जाए, देखते रहिए। ओ, समय हो गया है। वाह नहीं वाह। नहीं, आप कंक्लूड अकॉर्डिंगली करिए अपने अनुसार। जी जी जी। तो समय तो वाह वाह। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसका स्थिति यह है कि हम यह किस प्रकार से हम भोजन व शिक्षा आवास की गारंटी देंगे। और संपत्ति संग्रह का जो तीसरा कारण है, अर्थ शक्ति का नियंत्रण, बहुत इसका कारण कैसे निदान करेगा, तो जैसा बताया गया है उसी प्रकार से इसमें है कि प्रौत व्यक्ति या स्टेट द्वारा इकोनॉमिक पावर के सेंट्रलाइजेशन, अर्थ शक्ति का केंद्रीकरण को न ही सपोर्ट करता है न ही मान्यता देता है। तो प्रौत जो है पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति के द्वारा या स्टेट के द्वारा, जो राज शक्ति के द्वारा इकोनॉमिक पावर जो होगा, आर्थिक शक्ति जो होगा, वह सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण को न ही सपोर्ट करता है और न ही मान्यता देता है, क्योंकि सारी संपदा पूरे समाज की सम्मिलित संपदा है, इसलिए वो दोनों को नहीं देता है नियंत्रण करने का। समाज को इसका उपभोग करने का अधिकार है। अतः प्रौत अर्थ शक्ति के विकेंद्रीकरण की बात करता है, जिसके अनुसार प्रौत विकेंद्रित अर्थव्यवस्था के 5 सिद्धांतों को मानकर चलता है। जिसके अनुसार पहला है, एक सामाजिक आर्थिक इकाई में स्थित सभी संसाधनों का नियंत्रण स्थानीय लोगों के हाथ में होगा। जो भी सामाजिक आर्थिक इकाई जो मेरे है, बहुत सारा ऐसे बिहार में, भारत में, दुनिया में जो भी है, जितना सामाजिक आर्थिक इकाई है, सभी में सभी संसाधनों का जो इकाई के अंतर्गत होगा उसका नियंत्रण स्थानीय लोग, लोकल लोग होगा, लोकल पीपुल। दूसरा, उत्पादन उपभोग पर आधारित होगा, न कि लाभ पर। उत्पादन जो होगा देखा जाए कितना उपभोग करने का है, उसी का अनुसार उत्पादन होगा, न कि लाभ के लिए। स्थानीय लोगों को स्थानीय आर्थिक उद्योगों में 100% रोजगार की व्यवस्था होगी, और जो स्थानीय लोग हैं उसी को स्थानीय आर्थिक उद्योग में 100% रोजगार की व्यवस्था होगी। आगे है चौथा, उत्पादन तथा वितरण सहकारिता कोऑपरेटिव के माध्यम से होगा। पांचवा, जिन उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन उस आर्थिक इकाई में नहीं होता है, उसका आयात स्थानीय निवास की विकास कीमत पर नहीं होगा। इसका नहीं होता है, उसको क्या करेंगे, उसका आयात जो होगा, हम अगर दूसरे का सामान ले रहे हैं तो स्वाभाविक है कि जो पैसा चले जाएगा फिर बाहर, वो उसका विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए आयात स्थानीय विकास कीमत पर नहीं होगा। या जो चीज सामान बन रहा है मेरे लोकल में, उस सामान बाहर से आ रहा है तो उसको भी रोकेंगे, तो उन भक्त वस्तुओं को लोकल मार्केट से हटा दिया जाएगा। इसके अलावा 3 टियर्ड जो डिसेंट्रलाइज इंडस्ट्रियल इकोनॉमी जो है हम लोग का है, कि इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ये सब अलग से देखा जाएगा। तो ये सब मेरा व्यवस्था होगा इसमें। चौथा है, शक्ति के संग्रह का चौथा कारण अनंत संपत्ति संग्रह करने की मानसिक प्रवृत्ति। प्रौत संग्रह के चौथे कारण का जो है अनंत ऐसा जो है, निदान के लिए मन को आध्यात्मिक भावधारा में बहा देने की आवश्यकता और बल देता है। जीवन में आध्यात्मिक दृष्टिकोण सर्वोपरि है। कार्यकर्ता अपने जीवन में आध्यात्मिक मूल्यों को ही महत्व देगा
उसकी मानसिकता हमेशा आध्यात्म पर बढ़ेगी। तो यह अब है कि यह तो क्यों हुआ और कैसे हम मोड़ेंगे संग्रह की प्रवृत्ति को। जो चार जो प्रवृत्ति होता है, चारों को मोड़ने का हम लोग देख चुके हैं। अब जानेंगे कि भौतिक संपदा के बारे में। तो हमारे पास तो समय का अभाव, तो यह समय का अभाव है, तो इसके लिए हमको एक क्लास और चाहिए आप लोग की इजाजत से। Yeah, तो Dada, अभी you will get time. Yes. हाँ, तो यह हम लोग अभी तक देखे कि चार जो संग्रह करने का जो है प्रवृत्ति, उसको किस प्रकार से हम नियंत्रण करेंगे और किस प्रकार से हम नियंत्रण करेंगे, यह भौतिक मानसिक आध्यात्मिक तीनों को किस प्रकार से चेतना को कन्वर्ट करेंगे आध्यात्मिकता तरफ, यह सब बात देखे। और किस प्रकार से हम भोजन और शिक्षा का गारंटी करेंगे, यह सब हम लोगों ने देखा। अब आगे देखेंगे हम भौतिक संपदा के बारे में देखेंगे, क्लियर देखेंगे, अप्रूवल देखेंगे, या या बहुत सारा चीज जो देखे हैं, सामूहिक संस्था, कलेक्टिव बॉडी, ये सब के बारे में हमको जानना पड़ेगा विस्तार से। तो अभी तक आज का क्लास यहीं पर समय हो गया है, समय अभाव है, इसलिए आज यहीं पर हम अपने प्रौध के क्लास को रोकते हैं। और सभी को मेरा नमस्कार। कोई क्वेश्चन अभी तक पूछ ले सकते हैं। थैंक यू कोई सो मच क्वेश्चन दादा, अभी तक? बहुत अच्छा क्लास था। जी Yes. दीदी, बहुत जी अच्छा दीदी, क्लास, थैंक यू। हाँ Thank जी you, दीदी, Didi. धन्यवाद। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें अभी तक। कोई प्रश्न हो तो आप पूछिए। आचार्य जी, भले आपको और समय चाहिए, बट आप हम लोगों को समझाते चलिएगा। जी जी कोई फर्क नहीं पड़ता है, समय बहुत है अपने पास। बिकॉज 5 फंडामेंटल्स ऑफ ट्रुथ वी नो टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू अंडरस्टैंड। उसका ध्यान रखिए। कोई प्रश्न है आज के जितना बोला गया उसमें से, तो आप प्रश्न कर सकते हैं।